नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की गई बैठक की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रबंधन कमेटी की बैठक की है। तो देहरादून में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैली को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस दौरान बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही चुनाव प्रचार में राज्य संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर तक समन्वय बनाने वाले बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में धामी सरकार के 2 साल पूरे होने और अगले महीने पार्टी के स्थापना दिवस समेत कई कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया। हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और उस बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं, उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथा समय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बनेगा और एक पन्ने में 30 वोट हैं। 30 वोट में 6 घर हैं। 6 घरों को केंद्रित करते हुए चुनाव के दिन उन 6 के 6 घरों का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इस प्रकार कार्य योजना बनाई है। आज की बैठक का यही मुख्य भाव था। तो क्या कोई रैली, जनसभा या सम्मेलन को लेकर भी हमने पूरे लोकसभा से स्थान मांग लिए है और किन नेताओं की कहाँ उसमें डिमांड है, वो सूची हम कल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। जैसी वो सूची आएगी उसकी भी जानकारी प्रेस मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। साथ ही इस दौरान बीजेपी ने नामांकन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में पार्टी ने एक निजी होटल में मीडिया सेंटर तैयार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। सभी ने मीडिया सेंटर का जायजा लिया। बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख भी तय कर दी है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा, हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को अपना नामांकन पत्र भरेंगे। इसके बाद 26 मार्च को पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी और टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। सबसे आखिर में 27 मार्च को नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन करेंगे। रिटर्न बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लोगों के साथ अब बैठक की, साथ ही कार्यकर्ताओं को
नई नीतियां बताई। तो विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें विकासनगर क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे की रोकथाम को लेकर भी चर्चा की गई। पूर्व मंत्री नव प्रभात ने बताया कि पहले से ही उनकी पार्टी एक सत्याग्रह आंदोलन चला रही है और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की गई है कि नशे के व्यापारियों के खिलाफ वो कठोर कार्रवाई करें, ताकि नशे का कारोबार उत्तराखंड से पूरा का पूरा खत्म हो जाए। 26 जनवरी से हमने एक सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें हम राज्य सरकार से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगातार एक आग्रह कर रहे हैं कि विकासनगर क्षेत्र में जो स्मैक और ड्रग्स का व्यापार है उसको नष्ट करें, ताकि हमारी भावी पीढ़ी की रक्षा हो सके। अब हमने अपना लक्ष्य तय किया है कि हम विकासनगर के 1,19,000 जो मतदाता हैं उनमें से हर मतदाता को संपर्क करेंगे और अपने ज्ञापन पर उनका हस्ताक्षर कराएंगे, जिससे एक सामाजिक जागृति भी पैदा हो और हमारे प्रदेश की जो सरकार है, सरकार के जो मुखिया हैं, उनका और ध्यान इस ओर जाए, वो उन व्यापारियों को पकड़ें जो ये ड्रग्स और स्मैक हमारे क्षेत्र में लाते हैं और स्मैकी से जो पीड़ित हो गए हैं उनके इलाज की व्यवस्था सरकार करे। 26 तक इच्छा की कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसको लेकर किच्छा में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च किच्छा कोतवाली से शुरू होते हुए रेलवे स्टेशन, MP चौक होते हुए किच्छा के मुख्य बाजार से निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ITBP जवान मौजूद रहे। साथ ही उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, वहीं संदिग्ध गतियों पर भी नजर रखी जा रही है। पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव होना चाहिए, इसके लिए सारे बिंदुओं पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। तैयारी की जा रही है। ये सभी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में ITBP की उत्तराखंड में लगभग 10 कंपनियां तैनात हैं विभिन्न जगहों पर, जहां पे नाका ड्यूटी, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन की जो है ड्यूटियां हमारे बल के द्वारा की जा रही हैं और जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का भरपूर सहयोग है और उनके साथ में ही हम लोग सारे के सारे जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, ड्यूटियाँ हैं कर रहे हैं। और सभी लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा अपने बल की तरफ से कि जो एरिया डोमिनेशन है या जो नाका ड्यूटी है, इसमें किसी भी तरीके का भय व्याप्त ना करें या इस तरीके का डर या ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में न लाए। इसका केवल उद्देश्य यही है कि जो अराजक तत्व है, जो उस तरीके के लोग हैं कि जो कि पब्लिक में या जो है हमारे दूसरे जो है उसमें गलत मैसेज भेज सकते हैं या भेजेंगे, तो उनके लिए ये निर्देश है कि वो लोग जो है थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि कई एक बार ऐसा होता है कि जहाँ पे बल की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे बल का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में हमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की परिसीमा में विभिन्न प्रचार सामग्रियों को हटाना होता है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। तो सभी टीमें हमारी एक्टिवेट हो गई हैं। आज ITBP के कमांडेंट श्री अनिल जी के उसमें और कोतवाली की इच्छा से कोतवाल साहब के साथ, तहसीलदार साहब के साथ आज हम लोगों ने एरिया विजिट किया है। जहाँ जहाँ हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम, FST इत्यादि को लगाना है वो स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके साथ ही जो भी इस तरीके की गतिविधियाँ हैं, संदिग्ध हैं, उन पर भी निगाह रखी जा रही है। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि शांतिपूर्वक, पारदर्शितापूर्वक चुनाव हो, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, वोटर्स को पूरी सहूलियत रहे, ताकि बिना किसी भय पक्षपात के लोग अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकें। सर, पुलिस हमारी अलग अलग टीमें होती हैं, वो अलग अलग FST टीम है, हमारे ITBP के जवान होते हैं, हमारी पुलिस टीम है, उनके मिल के ज्वाइंट जो इलेक्शन की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमारे नाके बने होते हैं, हमारी चेकिंग के अभियान होते हैं, इनपुट के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती है
और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन। सभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। तो देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। नींबूवाला स्थित पर्यटन विभाग के प्रेक्षागृह में पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो चुनाव से पहले प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों का चुनाव के दौरान पूरा ध्यान रखें। ईवीएम के संचालन से लेकर लिफाफों को सील करने के तक के तय प्रक्रिया का पालन किया जाए। साथ ही पोलिंग पार्टियों में शामिल अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल प्रत्याशी के अभिकर्ता, किसी दूसरे व्यक्ति, संस्थान से या कोई सामान, वाहन और बाकी वस्तु ना लें। मतदान पार्टी को आमंत्रित वाहन से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचने और उसी वाहन से वापस लौटने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियां होती हैं उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने होते हैं। उसके अलावा भी डेली रिपोर्टिंग हमारी चलती है। हमारा एमसीसी का सेल, हमारा सीविजिल का सेल और जो हमारा कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है। और आज हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में। और वहाँ पे ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियां होती हैं उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर। बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार में भी चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में जानकारी भी दी गई है। तो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार में प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। बता दें कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख मतदाता हैं, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वोट परसेंटेज 72% रहा था। इस बार वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 85% करने का लक्ष्य प्रशासन ने रखा है। अधिकारियों के मुताबिक हरिद्वार सीमांत जिला है। जिले की सीमाओं पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। इसको लेकर इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मीटिंग भी की जा चुकी है। साथ ही राजनीतिक बैनर और होर्डिंग हटाने का काम भी किया जा रहा है और 48 घंटे के अंदर करीब 10,000 बैनर और होर्डिंग हटाए भी जा चुके हैं। कल से नॉमिनेशन के लिए वो नोटिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से नॉमिनेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 30 मार्च तक जो है लास्ट है नाम वापसी का। और इस बार जो नॉमिनेशंस होंगे तो उसमें 30 तारीख तक जो छुट्टियां होंगी, बीच में जो छुट्टियां आएंगी तो उस समय नॉमिनेशन नहीं होगा और बाकी के दिनों में नॉमिनेशन होगा। जितने जो चेक पोस्ट हैं इसमें 20 चेक पोस्ट जो हम लोगों के द्वारा चिन्हित की गई थी, जो मैंड भी हैं और उसमें लगातार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सभी चेक पोस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। साथ में जो पड़ोसी जो राज्यों के जो ज़िले हैं उनसे भी हमारी लगातार बात चल रही है और लगातार उनकी और हमारे आपसी जो समन्वय से चेक पोस्ट पर लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसी उसमें अभी पिछले एक दिन में करीब हम लोगों के द्वारा 7 अलग अलग धाराओं में मुकदमे कायम किए गए हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम की कुछ जो मुकदमे हैं वो चेक पोस्ट में। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से कई कार्रवाई भी की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि समाज का माहौल बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश भी
दे दिए हैं। एसएसपी के निर्देशन के बाद हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 162 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत पूरे संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में जितने सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक हम लोगों के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसमें करीब 240 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा प्रचलित की जा रही है। साथ में 110 जी की जो कार्रवाई है उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का पूरा जो ध्यान है वो इलेक्शन शांतिपूर्वक हो और पूरे सख्ती के साथ हम लोग जो गुंडा एलिमेंट है उनको इस इलेक्शन की प्रक्रिया में हरिद्वार जनपद से बाहर करेंगे। में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी फिल्मी हस्तियों से मिले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी से मिलने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का इस दौरान स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसके लिए फिल्मकारों के अनुकूल फिल्म नीति तैयार की गई है। बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां से अवैध खनन की खबरें सामने आ रही हैं। तो गोला नदी में अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची वन विभाग की टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल टीम के पहुंचने से पहले ही खनन माफिया फरार हो चुके थे। दरअसल पुलिस को गोला रेंज के बिंदु खत्ता खुरिया खत्ता में वन्य देवी मंदिर के पास श्रीलंका टापू के ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बनाए गए संपर्क मार्ग से गोला नदी में खनन की जानकारी मिली थी। अब वन विभाग की टीम आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है ताकि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अवैध खनन की सूचना बिंदु खत्ता शांतिपुरी तटीय इलाकों में जो खेतों से या अवैध चोर रास्तों से जाने की सूचना मिली थी। हमने अपने स्टाफ को भेजा है और वो जहाँ जहाँ रास्ते नए बना रखे हैं उसको मशीनों जेसीबी से खुदाई किया जाएगा, रास्ते बंद किए जाएंगे और जिनके हमको नंबर मिले हैं कि ये ट्रैक्टर कर रहे हैं तो उनकी हम निकासी बंद करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे और कतई स्वीकार्य नहीं है अवैध खनन। के आखिरी में बात श्रीनगर की कर लेते हैं। बता दें कि गढ़वाल श्रीनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां युवक को कागजों में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद युवक लगातार तहसील के चक्कर काट रहा है। तो श्रीनगर गढ़वाल में एक युवक 8 महीने से तहसील के चक्कर काट रहा है। उस युवक को केवल इतना साबित करना है कि वो जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी बात नहीं सुनी जा रही। दरअसल तहसील प्रशासन की लापरवाही की वजह से पीड़ित गोविंद को कागजों में मृत दर्शा दिया गया है। अब गोविंद 8 महीने से तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों में सुधार नहीं हो सका है। दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। रिटायर्ड होने के बाद वे अपने पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल के नकोट गांव पहुंचे, लेकिन अब वे दस्तावेजों में सुधार के लिए तहसील के चक्कर काटने को मजबूर नजर आ रहे हैं। सर मैं जो है सन 15 में रिटायर हुआ हूँ और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दी है वहाँ पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए। मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है हम इतने 11 दिन बाद
जब नहीं कोई जवाब मिला तो हम 11 दिन बाद 16 तारीख को हम वहां पे गए, जो कि हमारी बात ढंग से उन्होंने सुनी नहीं। तो बड़ा गलत तरीके, जैसे मैंने क्या गुनाह कर दिया या मैं जीवित नहीं हूँ ऐसे समझ के उन्होंने सोचा होगा ये भूत बन के आया है क्या समझ के ऐसे करके फिर मेरे को मजबूरन जो है ना फिर मैं आ गया। तो बाद में फिर वो कहने लगे कि ठीक है हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे साथ व्यवहार किया गया ऐसे लगा मेरे को कि क्या ही होगा ऐसे में। तो और रिटायर्ड आदमी है और 70 साल के व्यक्ति है। जब इन्होंने मुझे अपनी बात बताई कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया, तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का, पटवारी से बात करी। उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए ऑलमोस्ट। अब ये बात जो फाइल थी वो तो यूपी के बुलेटिन है अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।